फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स माय प्लेजर कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? शुरुआत 12th तक तो कॉमन हुई। 12th के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से और इस वजह से मुझे टीचिंग में आना पड़ा, ट्यूशंस पढ़ाना पड़ा। वहां से जर्नी बेसिकली शुरू हुई है। जैसे आपने एक फोटो मुझे भेजा था, वो आई थिंक वो पंजाब का था शायद। नहीं, वो दैट वाज ऑफ ओमकारेश्वर। Okay. ओमकारेश्वर। तो आप उसमें एक अलग ही थे इंसान, और अभी आप जो हो एक बहुत ही डिफरेंस है उसमें। क्या उसमें क्या चेंजेस आए? तो उस लाइफ चेंजेस आए कि दैट वो मेरा था, वो जब मैं बहुत ज्यादा भक्ति और इन सब में बहुत ज्यादा, वो लाइफ थोड़ा सा उस समय वहां से जो चेंज हुआ है और फिर वो चेंज आज तक चलता है। वो चेंज ऐसा था जो आपने देखा, दैट वाज अ बियर्ड एंड वो लॉन्ग हेयर्स वाला। तो उसमें मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कहाँ से, क्योंकि शुरुआत से ऐसा नेचर रहा, क्योंकि नाम जैसे हिदेश है तो शुरुआत से ऐसा नेचर रहा कि बस दूसरे का, हिदेश का अर्थ होता है जो दूसरों का हित करता है। और चाइल्डहुड से नेचर यही रहा। आज भी अभी कुछ पास्ट मंथ्स बैक हम लोग हमारी ट्रेनिंग थी, जो ट्रेनिंग में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए हमारा वो चांस आया। सो जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, और ब्रेकफास्ट में इडली सांभर था, और जैसे ही मैंने लिया और 2-3 ने और लिया और ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। तो जो और भी चेक थे उनको सिर्फ सांभर मिला, तो मेरे पास सामने जो बैठे उनके पास सिर्फ कटोरी में सांभर था और मेरे पास 3 इडली थी। तो मैंने क्या करा, देखा कि वो सांभर एक ऐसे ही खाली पी रहे हैं, तो मैंने अपने एक इडली उठाकर उनको दी। सो कहने का मतलब ये थे, शॉर्ट से एग्जाम्पल, मुझे शुरुआत से ही तो मैं हर एक एनजीओ, हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हर धर्म में डेप्थ में गया, क्योंकि मुझे एक रहता है कि भगवान को ढूंढना था। तो वो जो आपने फोटो देखा वो मेरा था कि जब मैं बहुत ज्यादा उस भक्ति में था। वो एक मूवी थी ना आमिर खान की, जहाँ वो भगवान को ढूंढता है, वो रियल गॉड कहाँ पे। ये जानना चाहूंगा मैं कि आपने सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी ही क्यों चूज करा? मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपने फिर एक प्रॉपरली कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद फिर टीचिंग में आए, और आपने मतलब बहुत सारी चीजें LLB में आपने करा। बताइए। बेसिकली लास्ट लेवल पे आके पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी करना नहीं था। अच्छा। क्यों ये हुआ कि जहां पर मैं क्लास पढ़ रहा था, बाकी सर से जब काउंसलिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस इन कॉमर्स, ईदर फॉर CA और CS। तो अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तो गो फॉर CA, और अगर थ्योरी बहुत अच्छा है तो गो फॉर CS। तो उस समय प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक था तो थ्योरी बहुत अच्छी थी, तो फिर CS में चले। और एंकर सिस्टर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो उसकी वजह से कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है घर में तो एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। बट लास्ट लेवल पे आके पता चला कि मैं इसके लिए बना ही नहीं। बट एनीवेज उसको कंप्लीट किया और फिर अपनी जो जर्नी थी टीचिंग में वो आगे कंटिन्यू करें। जब आपने जो CS का बताया था, आपने CS का सोचा नहीं था, बेसिकली आपने सोचा नहीं था, वो इस तरीके से आपने किया, ठीक है। आप क्या चाह रहे थे उस टाइम पे बनना? उस टाइम पे आप क्या चाह रहे थे? एक्चुअली 12th के बाद से ही मैं टीचिंग तो कर ही रहा था। 12th कैसे शुरू हुआ इस पे मैं थोड़ा सा लेता हूँ। जिस कोचिंग क्लास में मैं 12th की क्लासेस ले रहा था, वहाँ पे सर जो थे वो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे थे, और इको बेस के जो टीचर थे वो थोड़े से रेगुलर नहीं थे या उनका कुछ और प्रॉब्लम था। तो फिर क्या हुआ कि सर ने मुझे ही, बस 12th ऑलमोस्ट होने वाला था, लास्ट पेपर था, तो मुझे ही ऑफर करा कि आपका इको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, और आपकी थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत अच्छा है। दैट आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच दैट टाइम। सो आप एक काम करिए कि मेरे जो 11th से 12th में बच्चे प्रमोट हुए उनको पढ़ा दीजिए। देयर वर 3 गर्ल्स, तो उनको पढ़ाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। अदरवाइज मैंने तो सोचा था कि 12th के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कि मैं एक 10 या 12 हजार की जॉब कहीं करूंगा और अपनी डिग्री को कंप्लीट, क्योंकि 12th निकला था और एकदम ये जुनून आ गया था कि नाम के आगे 5 डिग्री होना चाहिए, नाम के आगे 5 डेजिग्नेशन। फाइनली आपने वो कर लिया। नहीं, अभी तो ऑन प्रोसेस है, लास्ट अभी बची हुई है। सो एक जुनून था, बट वो कैसे करूं, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि 12th तक हमने पढ़ा दिया, बस बहुत, अब आपको जो करना है वो आपको खुद से करना है। अभी बहुत सारी जगह ऐसा मेंटेलिटी अभी भी है कि 12th तक मैंने आपको करा दिया, अब आगे अब अपने हिसाब से कर। हाँ, नहीं अपने हिसाब से नहीं, वहां ऐसा था कि हम जितना फाइनेंस आपको सपोर्ट कर सकते थे वो 12th तक था। अब आपको जो करना है वो फाइनेंशियली आप उसको सपोर्ट करो। मुझे लगता है क्योंकि जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी वो इंडिपेंडेंट कर ही देते हैं कि अब आप खुद के डिसीजन खुद करें। तो वहां से फिर कोचिंग क्लासेस से शुरू हुआ,
तो फिर कोचिंग क्लासेस, होम ट्यूशंस देना, घर घर जाकर पढ़ाना, एकेडमी में जाना, वहां से शुरू हुए। कुछ समय बाद फिर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, और फिर अब आगे इंटरनेशनल की प्लानिंग है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। आपने बोला कि 5 डिग्रीज का आपका, एक बार आप काउंट करवा दीजिए ताकि सबको पता चले। CS, LLB, MSc, BCom, and the last is PhD. You are pursuing PhD? Yes, I'm pursuing PhD, and after that we आगे। आपका पैशन टीचिंग में था या फिर? शुरुआत में तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आया था, बट बाद में पता चला कि हाँ मैं शायद इसी के लिए कर। ओके, दैट वाज ग्रेट। जी। और आप बहुत टाइम से आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। Correct. और एक्चुअली मेरा भी एक जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ है अभी स्पिरिचुअलिटी का। मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था। बेसिकली मैं बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। मेरी फैमिली जो है वो बिहार से बिलोंग करती है। अच्छा। तो इस विषय में मुझे उतना जानकारी नहीं था। लेकिन जब मैं सीए का कोर्स करने के लिए आपके पास आया था फाउंडेशन लेवल पे, फिर आपने मुझे इनवाइट करा था। दैट वाज ग्रेट। अपने फ्रेंड को भी मैं लेके आया हुआ था, यश को। जी। तो आप जब ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी क्या सिखाती है, उनकी क्या टीचिंग्स हैं, मतलब उनका मोटो क्या है, किस विषय पे वो उन्हें स्टार्ट करा है वो चीज। जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1936 से शुरू हुई है। ठीक है। और ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पिरिचुअलिटी में सिखाती है, मेडिटेशन और उससे रिलेटेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है। इट्स वर्ल्ड वाइड सोशो, और हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो 142 कंट्रीज में है। यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें एनजीओ का टाइटल और पीस मैसेंजर का टाइटल दिया है। सो जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड कह दीजिए या एक टीचिंग में ही था या सीएस कर रहा था, तो सीएस में मुझे कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा वो था, क्योंकि आपको भी पता है प्रोफेशनल डिग्री में बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है। तो किसी ने मुझे बताया था कि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको फोकस, कंसंट्रेशन, वो सब आपको सही हो जाए। तो फिर मुझे यहाँ का इंट्रोडक्शन मिला और फिर आज तक फिर चलते आ गए। आप कितने सालों से जुड़े हैं लगभग? It's been 6 years that I've been into। मतलब ये तो बहुत लंबा एक जर्नी हो गया। जी। ब्रह्म कुमारी इसका एक मोटो जो वो यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम शांति, इसका मतलब क्या है कि ओम और शांति? ओम का मतलब होता है आई एम अ सोल। ओम, हमको भी पता है कि हम एक बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको एक एनर्जी चला रही है, जैसे कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है। ओम मतलब दैट आई एम अ सोल। और शांति का मतलब होता है दैट आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांति से, शांति हर एक को पसंद है। कोई गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता है तो 2 घंटे गुस्से करने का बोलता है अब शांति से बैठ जाओ। राइट। सो हम सबको शांति पसंद है, बिकॉज हमारा इनेट नेचर ही शांति है। सो दैट हम जब भी किससे मिलते हैं तो हम एक दूसरे को वो चीज याद दिलाते हैं दैट यू आर अ पीसफुल सोल। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से ओम शांति। ओके, सो व्हाट इज सोल? मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि हम एक सोल हैं, Yes. वो चीज और आप थोड़ा एलेबोरेट करके बताएं। हम दिन भर में 2 वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मैं और मेरा। जैसे आपके पास आईपैड है तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरा आईपैड, मैं आईपैड हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। इस बॉडी के लिए हम हमेशा बोलेंगे दैट मेरा हाथ है, मेरा पैर है। तो ये मैं कौन हूँ, इसको चलाने वाली एनर्जी। जैसे देखिए कि डेड बॉडी होती है और वो कभी किसी की डेथ हो जाती है, भले वो डेड बॉडी हमारे सामने, हम फोन पर क्या कहते हैं, वो चला गया, वो तो आपके सामने ही है, वो तो सामने ही है। चला गया कौन? उससे जो एनर्जी चली गई वो चली गई। सो हम हमेशा एक एनर्जी है। ये सिर्फ हमारे कॉस्ट्यूम है, जो हम इसके पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। सो वो कौन है? वो एक सोल है। ये हमारा अभी का कॉस्ट्यूम है। सो इसको कहा जाता है कि ये जो आपने सोल का बोला, अब किसी ने इसको रूह कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने एनर्जी कहा, किसी ने पॉइंट ऑफ लाइट कहा। हम सब एक सोल है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। भाई भाई कैसे हुए? आपके माता पिता अलग है, मेरे माता पिता, हम भाई भाई हुए। आत्मा और इसका जो पिता है परमात्मा, तो हम इससे भाई भाई हुए। ऐसे तो हमारे माता पिता सबसे अलग है। राइट। ऐसे सो परमात्मा, मैं भी तो आत्मा हूँ जी, और एक परम आत्मा है जो मेन है जी। इट्स लाइक कि मैं उनका एक अंश। हाँ, तो हम इस पृथ्वी पे आए क्यों हैं? मतलब उन्हें हमें यहाँ क्यों भेजा है? और जैसे अभी ये जो चीजें चल रही हैं, हाँ। कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, जी। तो मतलब इस लाइफ का है क्या? मतलब मेन जो फोकस, मोटो क्या है? मोटो क्या है? हम सबका वैसे मोटो ये तो नहीं है, ये एक टेम्परेरी मोटो होता है। हम एक डिग्री करते हैं, जैसे एक डॉक्टर थ्रू आउट द लाइफ एक डिग्री करता है, उसकी डेथ हो गई तो उसको नेक्स्ट बर्थ में डॉक्टर से तो शुरू नहीं करना, शुरुआत से शुरू करना है। ये टेम्परेरी बीइंग के लिए, फॉर द सर्वाइवल। लेकिन हम सबका मोटो है कि हम सब जैसे आए थे, जैसे प्योर आए थे, जैसे फुल
आए थे वैसे वापस के वापस अपने घर जाए। इसे कहते हैं ना कि हमें ऊपर से आए हैं और ऊपर को जाना नहीं। जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था, वी ऑल आर एक्टर प्लेइंग आवर स्पेसिफिक रोल एंड वन डे वी हैव टू गो। ऐसा विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक पोएम में भी लिखा है। तो भगवान ने भी हमें यहाँ अपने अपने पार्ट के लिए, हर एक का एक पार्ट है, जैसे आपका ऐसा पार्ट है, हमारा एक अलग पार्ट है, किसी का और पार्ट है, हर एक का अलग अलग स्पेसिफिक रोल है। हम अपने रोल करते हुए अच्छे कर्म करें, सबकी ब्लेसिंग्स लें और जैसे हम आए थे फुल होकर वैसे फुल होकर जाए। फुल मतलब फुल ऑफ पावर्स, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, वैसे हम वापस जाए। लेकिन अभी के टाइम पे हम गॉड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई काम से जा रहा है। अपने लाइफ में किस तरीके से और अच्छे से गॉड को अपने लाइफ में ला सकते हैं? और जैसे हम मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में, मैं अभी भी हूँ, सीए की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक बहुत मेजर इशू, सबसे मेजर इशू तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट का होता है। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो क्लासेस रहती हैं वो 8 से 9 घंटे की रहती हैं। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ कर रहे हो उसमें भी उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है जी। उस चीज के बारे में आप कुछ बताइए कि अपना टाइम मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम फोन की चार्जिंग का कितना ध्यान रखते हैं कि अगर फोन हमारा चार्ज नहीं है और हम घर से निकल रहे हैं तो हम चार्जिंग का ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ भी आना था और फोन चार्ज नहीं था, सो 100 वॉट का चार्जर है मेरे पास, तो मैंने उसको फटाफट चार्ज लगा, 15 मिनट में वो चार्ज हो गया। तो हम भी जब घर से निकल रहे हैं, जब हम फुली चार्ज होंगे तब हम कर पाएंगे। और फुली चार्ज नहीं होते तो छोटी सी कोई बात होती है, किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये निशानी है डिस्चार्ज बैटरी की। ऐसे जब हम गॉड से चार्ज होते हैं तब भले 5 मिनट, भले 10 मिनट, भले 1 मिनट, भले जब आप खाना खा रहे हैं तब भी आप कर लें तो भी आप बहुत चार्ज फील। देखिए, जैसे आज जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है सबको एक चार्जिंग की जरूरत है, तो हम लोगों को भी चार्जिंग की जरूरत होती है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहाँ पर लैक करते हैं? जब हम अपने आप को चार्ज नहीं कर पाते अपने आप को, तो हमें भी चार्जिंग की जरूरत है। और मेडिटेशन इज वन ऑफ द वे जिसमें आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। जब आप चार्ज करते हैं तब टाइम मैनेजमेंट आप इक्वली देख सकते हैं। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा, कहाँ का मेरे टाइम या शेड्यूल में फ्लॉज हैं, कहाँ का कमी है, कहाँ का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको जब आप जॉट डाउन करते हैं तब आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैंने सीखा था जब राजयोग मेडिटेशन में, उस समय उनने आत्मा के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, 7। ओके, उसके बारे में कुछ आप बताइए। सबसे पहले तो शांति। हम सबको शांति पसंद है। आज कोई भी धर्म या उसका नहीं होगा कि मुझे शांति पसंद नहीं है। दूसरा, प्रेम हर एक इंसान को भी पसंद है, इवन जानवर को भी पसंद है। उसे भी आप थोड़ा सा ऐसे सर पे करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, सो प्रेम है। तीसरा, पवित्रता मतलब स्वच्छता। आज देखिए, अगर ये जगह गंदी हो और आप बोलें कि आपको बैठना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा साफ करते हैं फिर। तो तीसरा हमारा पवित्रता हो गया। चौथा जो हो गया वो सुख हो गया। इसलिए कहते हैं कि 2 सूखी रोटी दे दीजिए लेकिन सुख से रहना है मुझे, तो सुख हर एक को पसंद है। 5वां जो हो गया वो आनंद हो गया, हर एक को आनंद पसंद है, ब्लिस दैट इज। और इसके बाद जो 6th हो गया ज्ञान, नॉलेज ये वाला नहीं, डिग्रीज वाला नहीं। इसलिए भगवान के आगे कहते हैं कि भगवान मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके चलो। अब हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत सारे डिग्रीज और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन अब भगवान के आगे तो कौन सा ज्ञान? ये स्पिरिचुअल ज्ञान। और लास्ट में होता है पावर, फिजिकल पावर नहीं, पावर होता है विल पावर। तो ये हमारी आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं और हम थ्रू आउट द लाइफ इसी के आसपास ही यही चाहना रखते हैं। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में कहा, जो हमारी डिग्रीज है या पैसा, ये टेम्परेरी बीइंग के लिए, बट देखिए ये जो हमारा है तो ये लाइफ लॉन्ग कैन लो। लेकिन सर, आत्मा, जैसे आपने बोला जो लाइफ में आत्मा के जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं, तो इस चीज में हम कभी लैक नहीं हो जाते हैं कि मतलब हो सकता है कि हम इन चीजों में नहीं वो ग्रास्प कर पा रहे हैं। बहुत बार होता है ना कि आपने कहा ज्ञान, हाँ, बहुत सारे लोग वो कनेक्ट नहीं फील करते हैं गॉड के साथ। तभी तो कुछ ना कुछ आजकल हम जिनसे भी मिलते हैं वो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, लेकिन स्टिल समथिंग इज मिसिंग। तो वो समथिंग मिसिंग जब आत्मा को उसका वो नहीं मिल पाता ना, जो चीज वो मेन चाहता है, इसलिए कहते हैं कि अल्टीमेट हमारा गोल जो होता है वो शांति और ये सब है, वो सब नहीं मिल पाता तो उसे मिसिंग लगता है। आप कितना भी शॉपिंग कर लीजिए कपड़ों की, अच्छे फोन ले लीजिए, कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा हाँ ठीक है ये कॉमन है, क्योंकि हमारा जो इनेट नेचर है वो इनेट नेचर यही। तो जब ये नहीं मिल पाता तब हमें मिसिंग लगता है। जैसे कि 4 युग का वर्णन था राजयोग में, ठीक है, सतयुग था, द्वापर युग और कलयुग अभी के टाइम पे चल रहा है। तो जब स्टार्टिंग फर्स्ट जो युग था उसमें हम देख रहे थे कि
कम्युनिकेट कम कर पा रहे थे बिना बोले, राइट? Correct. हम मन से ही एक दूसरे को मैसेज कन्वर्ट कर पा रहे थे। हाँ. लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं एक युग ऐसा था जिसके अंदर कि मैं मैसेज ट्रांसफर कर पा रहा था, मतलब ये थोड़ा सा लगेगा ना इंसान को कि नहीं, ये तो नहीं हो पाता है। लेकिन अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप देखो कि अब आप किसी को याद कर रहे होते हो और इमीडिएटली उसका कॉल आ जाता है और हम बोलते हैं अरे अभी तो आपको बस याद कर रहे थे। क्योंकि जब हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं ना, तो हम जो थॉट जिसको भेजना चाहते हैं, कहते हैं थॉट्स आर फास्टर देन द वर्ड्स। आप किसी को कुछ भी अगर थॉट पहुंचाना चाहते हैं ना, तो वो बहुत फास्ट तरीके से पहुंचता है। और आज भी हम लोग ये ऑब्जर्व करते ही हैं। ओके, कलयुग में अभी हमने देखा जैसे सतयुग का वापस से स्टार्ट होगा, जी। जो हम सुनते हैं। जब मैं स्टार्ट राजयोग में जा रहा था उस टाइम उन्होंने बोला था कि कलयुग का एंड होगा वापस से, और फिर हम वापस शुरू करेंगे सतयुग में। तो जी। वो एंड किस तरीके से होगा, या भगवान आएंगे अवतरित होंगे, या फिर अभी हम सतयुग में, बिकॉज एक हम बोलते हैं ना कि एक युग था कि जैसे कृष्ण भगवान के टाइम पे था, उस टाइम पे किसी राजा ने किसी राजा को दूसरे राजा को हरा दिए, फिर आप उनकी रानियों को लेके चले जाते थे इस तरीके से। लेकिन अभी के टाइम पे पुलिस है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है हम लोग, तो कहीं ना कहीं अभी भी तो रूल्स है ना। तो क्या ये अभी सतयुग है या वो टाइम सतयुग था? वो सत्युग था। आप यहाँ देखो हर चीज की कितनी अति होती जा रही है। अति हर चीज की, पाप की अति, इसकी जैसे बोला 5 विकार की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रूल्स रेगुलेशन के बाद भी लोग रूल्स ब्रेक करना कहाँ कर रहे हैं और ज्यादा अति में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है कि कलयुग के बाद से और हर रात के बाद सूरतें होती है। और आपको बता दूं, हम लोग के लिए, जिन लोग को नॉलेज होता है, हम लोग के लिए 5 चीजें। जैसे लोगों के लिए आप अगर 2 या 3 बजे, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लोगों के लिए वो रात होता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं नहीं, ये हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको अमृत वेला भी कहा गया है, जैसे डॉन भी कहा गया है। मतलब रात जा रही है और सुबह आ रही है, उसके बीच का जो टाइम होता है। तो हम लोगों के लिए 5th होता है, दैट इज संगम युग। जैसे संगम कहा जाता है 2 जनों का मेला जहां पर होता है, तो हम लोग के लिए 5th युग होता है, कलयुग और सतयुग के बीच में, दैट इज संगम युग। तो संगम युग में क्या होता है? और संगम युग में भगवान आकर हमें बताने से कहते हैं ना कि जब उसमें भी कहा गया, जब धर्म की गलानी होती है, गीता में भी लिखा है कि जब धर्म की अति गलानी होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। तो भगवान आकर हमें ये बताते हैं कि बस अब पाप की अति हुई और अब अपने आप को वापस वैसा बनाओ जैसे तुम आए थे, और वापस फिर सतयुग और इसका चक्र चलना शुरू हो जाए। ओके, सो मैं किसको भगवान माना? हम ब्रह्म कुमारी जी में शिव जी को हम गॉड मानते हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, कृष्ण भगवान आए थे, उनने सारी चीजें बताई। देखिए, भगवान के लिए कुछ क्वालिटीज की नहीं है। भगवान कभी किसी के माता या पिता के कोख से जन्म नहीं लेगा, वो अजन्मा है। भगवान की क्वालिटी में आता है कि वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। जैसे हमने बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो आत्मा का जो पिता होता है वो परम आत्मा होता है। जैसे कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जेहोवा अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा भी हमारे जैसे हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। और जो भी हम यहाँ पर जिनकी प्रीचिंग्स कर रहे हैं, ये सब लॉर्ड हैं। There's a lot of difference between लॉर्ड एंड गॉड। लॉर्ड देवी देवताएं, और गॉड इसलिए हम कभी भी कहते हैं देवी देवताएं, हम प्लूरल लगा के। और परमात्माएं नहीं कहते, परमात्मा, इसी को एक कहते हैं। और हमेशा कोई भी नेचुरल बात में बोलते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। ये नहीं कहते नीचे वाला देख रहा है। ऐसा कोई इवेंट जो आपने मतलब फील किया हो स्पिरिचुअलिटी में कि लाइक यू वाज कनेक्टेड विद द गॉड और समथिंग लाइक दैट? हाँ, शुरुआत में जब मैं जुड़ा था और उसके 10 दिन बाद ही मेरे पेपर थे। सो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि जब भी आप पेपर देने बैठते हैं, और आज तक मैं उसको कंटिन्यू करते आ रहा हूँ, तब हमेशा भगवान को कहिएगा कि पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर आपने देना है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। तो जब यहाँ का एक पेपर था मेरा सिक्योरिटी लॉ का, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज द टफेस्ट पेपर। और एक पॉइंट पे मुझे आगे ऐसा लगा कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई मुझसे लिखवा रहा है। और जब मैं आसपास देखता हूँ तब सब डिप्रेशन और स्ट्रेस में है, और देखने कितना टफ पेपर है, और मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मुझे आता ही नहीं है, और कोई और लिख रहा है। और ऐसे कई बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ। जैसे कई बार मैं इंटरव्यू देने जाता था कि कोई और ही मुझसे बुलवा रहा है, ये तो मैं प्रिपेयर नहीं करके आया, ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था। जैसे आई वॉज इनटू कि मैं अभी सेशंस भी लेता हूँ, तो जब मैं कुछ स्क्रिप्ट में लिखता हूँ और वहां जाके कुछ और मैं बोल रहा हूँ, तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे द्वारा कोई और ही काम करवा रहा है। लाइक बहुत बार होता है कि एग्जाम को लेके हम डरते हैं। मैंने प्रिपरेशन करी, मैं साल में एट द एंड ऑफ एग्जाम आई एम स्केर्ड कि कैसा जाएगा एग्जाम। आपने बताया कि मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा,
बाबा जा रहे हैं एग्जाम, वही भगवान जा रहे हैं, वो देने के लिए जा रहे हैं, जो भी हो के साथ हो, ठीक है। लेकिन फिर भी डर तो बैठा हुआ रहता है ना अंदर में, उस चीज को कैसे overcome करें? पावर नहीं है ना, तो पावर लेने के लिए हमें मेडिटेशन, जब मेडिटेशन होगा तो अंदर की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आप ये एग्जाम्स तो छोटी मोटी चीजें हैं, फिर आप बहुत अच्छी चीज, आज देखो बहुत सारे लोग इतने अच्छे पोजीशन पर पहुंचे हैं ना, तो वो लोग कैसे पहुंचे, उनकी विल पावर से पहुंचे। तो विल पावर के लिए जैसे फोन भी कब आपका अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा, जब वो फुली चार्ज होगा, तो हम भी कब कर पाएंगे जब वो फुली चार्ज होगा। एक क्वेश्चन आता है मैनिफेस्टेशन का भी, कि जो हम बनना चाहते हैं वही हम सोचें, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं एक्चुअली। उसके बारे में आप कुछ बताइए। एक स्टडी हुई थी, एक सिंगर को कॉन्सर्ट में खड़ा किया और उसके सामने लाखों पब्लिक थी, और उसके ब्रेन में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लगाया बाहर से, और उसकी स्टडी की गई कि आप वो पैशन से गाइए तो हम आपकी जो वेव्स हैं, बीटा वेव्स और थीटा वेव्स, उसकी स्टडी करेंगे। और एक डार्क रूम में एक सिंगर को बिठाया गया और बोला आइज क्लोज करके आप मन में सोचिए कि मेरे सामने बहुत लाखों की पब्लिक है और मैं पूरे पैशन से गा रहा हूँ और पब्लिक मेरे गाने को बहुत पसंद करे। जब दोनों की ब्रेन की स्टडी की गई तो उनकी बीटा और थीटा वेव सेम थी। तो कहने का मतलब है जो हम विजुअलाइज करते हैं वो थॉट्स हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट उसको फिर रियलिटी बनाते हैं। ऐसे उसेन बोल्ट का भी हम सुनते हैं, जो फास्टेस्ट एथलीट इन दी वर्ल्ड है, वो भी जब उनकी रेस होती थी अगले दिन एक दिन पहले ट्रैक पर जाते थे और देखते थे कि मैं सबसे तेज दौड़कर अपनी रेस को कंप्लीट करूं, और नेक्स्ट डे आप देखते हैं उन्होंने अपनी जीवन की लगभग सारी रेस सबसे आगे रहकर कंप्लीट कर ली। सो मैनिफेस्टेशन काम करता है जब आपका प्योर इंटेंशन होता है, जब आपके अंदर ऐसी कोई भी गलत चीज नहीं है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, मोटिव अच्छा है, तो मैनिफेस्टेशन जरूर वर्क करता है। आपने एक एक्सरसाइज करवाया था आई थिंक उस टाइम पे कि आपको आंख बंद करके वो मैनिफेस्ट करना है कि आप एग्जाम में हो। एग्जाम में आपने कौन से इवन कपड़े कौन से कलर के पहने हैं और वो सब चीजें करें, उसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब है, जैसे मैं बताता हूँ कि जो हमारी सिस्टर चार्टेड अकाउंटेंट है, एल्डर सिस्टर है कजिन, तो उनको जब वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गई तो उनको 4 कंपनी से ऑफर थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना उसी कंपनी में जाना है, लेकिन मेरे सामने 4 ऑफर और उस कंपनी में मेरा होना ही चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा विजुअलाइज करो कि मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, ड्रेस भी आपकी देख लीजिए कि आपने कौन सा कोट या कौन सी ड्रेस पहना है, आपके सामने वो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर हैं और वो वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं और वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा आप रोज मैनिफेस्ट करेंगे। और मैनिफेस्टेशन का भी एक स्पेशल टाइम, हर एक चीज का एक स्पेशल टाइम होता ही है, जब आपका वी हैव बेसिकली 4 माइंड्स हम लोग के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। अभी जो हम बात कर रहे हैं हमारा कॉन्शियस माइंड बात कर रहे हैं। हम जब ऑलमोस्ट सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम रात भर में ऑब्जर्व करते हैं कि हम कहीं कहीं गए थे या वहां गए, तो वो उठने के 10 मिनट तक एक्टिव रहता है। उस 10 मिनट तक, इसलिए कहते हैं फोन और ये सब नहीं देखना, उस 10 मिनट तक आप जो भी विजुअलाइज करते हैं उसकी हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 1000% ज्यादा होती है। तो उस समय अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन का एक और तरीका है वो लिखना जो आप बनना चाहते हैं, एक राइटिंग प्रैक्टिस भी जो आप बनना चाहते हैं, मैं ये बन गया हूँ विद अ फर्म बिलीफ कि आप ये बन गए, ये भी एक अफर्मेशन का ही टाइप और मैनिफेस्टेशन का ही टाइप होता है। अभी के टाइम पे जो अभी देख रहे हैं हम, बहुत सारे स्टार्टअप चालू हो रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, या फिर अगर वो स्टार्टअप चल रहे हैं तो लोग मतलब कि वो अभी लॉस में चल रहे हैं। अगर मैं देखूं एजुकेशन सेक्टर में भी तो फिजिक्स वाला इज डूइंग गुड, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। अगर मैं फिर दूसरे अनअकैडमी हो गया या और भी जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उसमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। टीवी पे एक शो आ रहा है, क्या था, शार्क टैंक में भी बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं, लेकिन उसमें हम देखेंगे तो जो जजेस बैठे हैं ऑलरेडी उन्हीं के बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? क्या हम सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हम स्टार्टअप चालू कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं देख रहे? हाँ, स्टार्टअप करने की सबसे पहले एक स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी के 3 पैरामीटर होते हैं, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिकल। टेक्निकल मतलब जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं वो टेक्निकली पॉसिबल है, और टेक्निकली तो ऑलमोस्ट पॉसिबल होता है, ये जितने हम देखते हैं उसमें सब में राइट जा। सेकंड होता है फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मतलब आपके पास उतना अमाउंट है, कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी हम इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन और स्टार्टअप और ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स उसमें देते हैं।
लेकिन फाइनेंशियल के बाद जो थर्ड होता है कि फाइनेंशियल करने के बाद वो इकोनॉमिकल है, वो मुझे प्रॉफिट देगा, दैट इज थर्ड, दैट इज इकोनॉमिकल फीसिबिलिटी। तो ये 3 स्टडी करने के लिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला जैसे फिजिक्स वाला की यहाँ पर बात हुई है, सो हम लोग देखते भी हैं जैसा कि वो अपना एजुकेशन और प्रॉफिट और इकोनॉमिक पैरामीटर तो रखता ही रहता है, साथ में सोशल पैरामीटर भी रखता है। किसी को फोन गिफ्ट करना, किसी को ये, तो देखा गया है कि जो भी रिसेंटली लास्ट फ्यू मंथ्स बैक हम लोगों ने हमारे बहुत अच्छे जेम को खोया, रतन टाटा जी को, देखा कि वो 66% डोनेट कर देते थे और आज भी वो उनकी जो लेगेसी है वो कंटिन्यू होते जा रही। सो कहने का मतलब जिस बिजनेस ने अपने इकोनॉमिक के साथ सोशल को भी रखा है या चैरिटेबल को भी रखा है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर बहुत आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं कि अगर आप एक पॉइंट ऑफ उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो तो फिर आपको चैरिटी करना हाँ, वो CSR सेक्शन 135 कहता है कि अगर आपका इतना पैरामीटर से ऊपर जाता है, सो एवरेज प्रॉफिट का आपका लास्ट 3 इयर्स का 2% आपको डोनेट करना ही होता है। अगर मैं एक व्यक्ति है जिससे किसी भी लॉ के बारे में नहीं पता, राइट, बिकॉज मैं सीए की अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप सीएस हो एक, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत तो पता है, मुझे आपको तो आप तो लॉ के सिटीजन, मतलब लॉ ज्यादा जानते हो। तो अगर एक व्यक्ति जिसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, अगर कोई स्टार्टअप चालू करने जा रहा है, आपने 3 पैरामीटर्स बताए, उस पैरामीटर्स से उसने देख लिया कि ठीक है वो चीजें फुलफिल कर रहा है, तो क्या और लॉज हैं इंडिया में जो उसे फॉलो करने होंगे एटलीस्ट, मतलब उसे इतने लॉज तो पता ही होने चाहिए कि जैसे नॉर्मल लाइसेंस लेना हो गया और भी चीजें जो है उसके बारे में लोकल लॉज का उसको ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ का गुमास्ता लाइसेंस होता है या नगर निगम का लाइसेंस होता है, और उसको परसेंटेज की एक इलीगल पैरामीटर में उसका कोई भी बिजनेस ना है, ये सारी चीजें ध्यान। लेकिन हमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखना होगा कि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप में खोला है, पार्टनरशिप में खोला है, या जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है, कंपनी फॉर्म में खोला है, क्योंकि हर एक के अलग अलग पैरामीटर। लेकिन बेसिक लॉज में तो हमारे लोकल लॉज ही आ रहे हैं कि उसे लाइसेंस लेना होगा और उसे कोई भी चीज का ट्रेडिंग नहीं करनी होगी जो इलीगल है या जो हार्मफुल टू द सोसाइटी है, उसे इन चीजों का। तो एक बेसिक लॉ मुझे लगता है कि इतना ठीक है। फिर ज्यादा उसके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में जा रहा है तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना होगा। ओबीसी में जाता है तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होगा। ये सारे फिर उसके डेस्क में है। इट मींस सीए की जरूरत है और सीएस की भी जरूरत है। ये फाइनेंशियल कैपिटल में इन दोनों के सी और सीएस की तो बहुत जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि कुछ प्रोफेशन कभी भी उनका रोजी नहीं जा सकती। लॉयर बीइंग मतलब एडवोकेट, क्योंकि लोग क्राइम करना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर, क्योंकि लोग बीमार हो गई हैं। सीएस क्योंकि लोग जो बिजनेस करते हैं तो फिर उन लोगों को लोगों को सीए और सीएस के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 12 पीसीएम से करा था, मैथ से। मुझे सीए के विषय में उस टाइम पे नहीं मालूम था कि सीए होता भी। इवन जब हम मैथ्स में थे तो हम लोग कॉमर्स वालों को थोड़ा ऐसे देखते थे कि वो किस मतलब क्या है उसको। लेकिन जब मैं अभी सीए फील्ड में आई वाज लाइक नहीं, इसमें भी तो बहुत इनकम है। और इसमें तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हैं। आप में जितना पोटेंशियल आप में है आप उतना अर्न कर सकते हैं। सीए हम बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं। अगर मुझे ऑफिस खोलना है मैं अपना ऑफिस भी खोल के कर सकता हूँ। किसी दूसरे स्टार्टअप में जाके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता चले, जैसे कि कोई नया स्टूडेंट है उसे कुछ पता चले। हाँ, क्योंकि आपको भी पता है बिजनेस, हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी कमर्शियल इकोनॉमी है। तो कमर्शियल में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट, तीनों में ही आपको ट्रांजेक्शन तो होते ही है। ट्रांजेक्शन बीइंग टू वे इवेंट जो होता है, जब वो मनी का फॉर्म ले लेता है तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो हर एक जगह जहाँ ट्रांजेक्शन होता है वहाँ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग होती है तो उसकी ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है, और ऑडिटिंग होती है तो लास्ट में आपको सीए की जरूरत होती है। तो इसलिए सीए और सीएस इन सब की जरूरत होती है। मतलब एक सीएस, अगर मैं एक सीएस की बात कर रहा हूँ तो उसका काम क्या है एक कंपनी में? एक्चुअली सीएस का जब एक वन शॉट वर्ड होता है लीगल एडवाइजर, वो कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव केएमपी में भी आता है, की मैनेजरियल पर्सनल में, और लीगल एडवाइजिंग जो करता है, जो कंपनी को इन केस ऑफ एनी सूट, लीगल सूट में रिप्रेजेंट भी करता है, और कंपनी का पूरा लीगल फ्रेमवर्क सब कुछ वो सीएस देखता है। डू वी नीड मोर सीएस और जरूरत है हमें इससे? हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे हर एक को सीएस की जरूरत तो होती है। और सीएस एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे सीए एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन या ऑडिट के समय ही आता है, ऐसे सीएस एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के साथ है। बट यू थिंक अबाउट इंडिया, अभी हम 3 ट्रिलियन के आसपास हैं, 5 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। हम अपना प्रोजेक्शन करते हैं 40 ट्रिलियन के आसपास। 10 साल 15 साल के बाद हम खुद को 40 ट्रिलियन के पास सोचते हैं। सीए की जरूरत अभी भी है
आफ्टर 40 ट्रिलियन भी रहेगा, वहां तक पहुंचने में भी सीए की बहुत हेल्प रहेगी। क्या स्टेप्स होने चाहिए इंडिया को वहां तक पहुंचने के लिए, या फिर एक यंग जनरेशन, बिकॉज अभी के टाइम पे भी और आगे भी इंडिया में सबसे ज्यादा जनरेशन जो है यंग जनरेशन ही है। तो जियोपॉलिटिकल के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें मैनेज करके रखनी चाहिए ताकि हम 40 ट्रिलियन तक जल्द से जल्द पहुंच। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दैट इज इंटीग्रिटी, दैट इज यूनिटी, जो इंडिया का सबसे कोर पार्ट आज भी है और पहले भी था। यूनिटी और दूसरा भी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी उसका हम इंटीग्रेशन जब यूनिटी से करेंगे तो हम डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकते हैं। और कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब यूनिटी और या यूनिटी को इंटीग्रेट करती है टेक्नोलॉजी से तो ही वो आगे बढ़ पाता है। अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, वही क्वेश्चन मैं वापस कर रहा हूँ, सीएस किस तरीके से उनका रोल रहेगा इसमें, लीगली भी क्या, और जो अभी रूल्स हमें और भी चेंजेस की जरूरत है। बिकॉज अगर मैं आज से 100 साल पहले बात करूं, अभी भी इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो 100 200 साल पहले बने और अभी भी चल रहे हैं वो लॉज। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अब मैं 200 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकता था कि एआई आएगा, लेकिन अभी के टाइम पे एआई आ रहा है, तो उन चीजों को हमें और नए रूल्स लाने की जरूरत है डेफिनेटली। तो सीएस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री को ग्रो करने में, एंड एआई का क्या हेल्प हो सकता है सीएस के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड भी होता है। जब नेगेटिव साइड होता है तो वहां में लॉ की जरूरत पड़ती है और लॉ के लिए फिर लीगल एडवाइजर्स आते हैं। सो जैसे जैसे पता है इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, हमारी ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें लॉ की, उनके फ्रेमवर्क की जरूरत। और आपने बताया 100 साल पहले के लॉ, उनके अमेंडमेंट्स के लिए भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग बात करते हैं, पहले 86 वाला, तो 2019 में अमेंड हुआ। 56 कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड हुआ। सो रिसेंट हमें अमेंडमेंट के लिए चेंज तो करना ही पड़ता है। चेंज के लिए हमें लीगल एडवाइजर की जरूरत है। अभी के टाइम पे हमने नया स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता, करेक्ट, 2 अलग अलग, लेकिन रूल्स तो वही है कि सारे कुछ चेंजेस हमें आज के पैरामीटर्स को देख के अमेंड भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उस समय की थिंकिंग के बेस लेवल पर बनाया था। लेकिन आज की थिंकिंग बेस लेवल कुछ और है, तो हमें चेंजेस तो करने पड़ते हैं। बेसिक फ्रेमवर्क वही होता है, बट रिसेंट जब हम ऊपर जाते हैं तो उसमें चेंजेस तो हमें करने पड़ते हैं। आप अपने आसपास मतलब ऐसा कुछ लॉ आपके हिसाब से सोचते हो कि मतलब ये लॉ तो बेसिक है, ये तो रहना चाहिए था, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट ने वैसा कुछ बनाया नहीं अभी तक? नहीं, ऐसे तो सारे ही लॉ हैं। मैं तो सबसे ज्यादा, और जो लॉ है बेसिक वो भी कहाँ फॉलो है। ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट 1953, कौन हेलमेट पहनता है और कौन वो सीट बेल्ट लगाता है। बट हम लोग को एक इंडिविजुअल लेवल या माइक्रो लेवल पे खुद का ध्यान रखना चाहिए कि मैं सारे लॉ फॉलो करूं, क्योंकि चेंज स्टार्ट विद माई सेल्फ। मतलब अभी के टाइम पे देखते हैं ना, मेन मीडिया अगर आप न्यूज चैनल आप खोल रहे हो तो कोई हिंदू का और मुस्लिम का, उसके अलावा मेन मीडिया में और की न्यूज नहीं आती है अभी के टाइम पे। इसलिए वी नीड न्यूज पेपर्स ना, प्रिंट मीडिया में मैं भी शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमें नेगेटिव, अगर स्टार्टिंग में हम लोग इसको कंज्यूम करने का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव ही कंज्यूम करें। मैं न्यूज़पेपर बहुत रेयरली, या जब बहुत जरूरत होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिव ही पढ़ता हूँ, उसके डेप्थ में जाता हूँ, अदरवाइज नो नेगेटिव। अच्छा हाँ, आप तो न्यूज के लिए लिखते भी हो ना, न्यूज आई थिंक स्टोरीज आप लिखते हो। हाँ, फॉर वन प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर दैनिक पहले उजाला, उसमें अपनी स्टोरीज में लिखता हूँ, कुछ मॉरल स्टोरीज। एक कोई स्टोरी आप बताओ, एक सुनना चाहते हैं। मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी थी ट्रेन वाली, कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है इसलिए मैं सीट दे देता हूँ लोगों को ताकि वो बैठ जाए। बस की थी वो, बस की। ओके हाँ हाँ, और उसका टाइटल था अमीर बनना आसान। अमीर बनना आसान। हमने मतलब मैंने घर में सबको सुनाई थी वो स्टोरी। एक कोई एक स्टोरी जो मेरे बहुत दिल के करीब है। एक लड़का होता है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो भगवान होता है। तो वो भगवान अभी एक जगह वो जॉब कर रहा होता है और उसको एक दूसरी जॉब के लिए ऑफर मिलता है। तो वो भगवान को मन ही मन मेडिटेट करता है रात में और कहता है कि कल ना मेरा बहुत अच्छा टेलीफोनिक इंटरव्यू है, आप उसमें मुझे पास करवा देना, और आप जब मुझे पास करवा देंगे तो मेरा अच्छा जॉब प्रमोशन हो जाएगा, अच्छी जॉब मेरी लग जाएगी। तो कल उसे अपनी जो ओल्ड प्लेस होती है, वर्किंग प्लेस, वहां पे पहुंचना होता है 8 बजे, और 10 बजे उसका वहीं से टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो वो कहता है कि भगवान आप मुझे 6 बजे उठा देना। अगले दिन जब सुबह होती है तो 7:30 हो गई होती है। देखता है एकदम बहुत घबरा के उठता है, और उठता है और फिर फटाफट से तैयार होता है, नीचे जाते अपनी बाइक स्टार्ट करता है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। बाइक को वहीं लगाता है, दौड़ते हुए जाता है, रिक्शा लेता है और अपनी वर्क प्लेस पर पहुंचता है। बॉस बाहर ही खड़े हुए होते हैं,
बॉस चिल्ला देते हैं कि तुम रोज ही लेट आते हो, ये आते हो, और भी बहुत कुछ सुना देते हैं और कहते हैं अब अगर लेट हुए तो तुम्हें जॉब से निकाल दे। मन ही मन सोचता है मेरा अच्छा है आज नया इंटरव्यू होना है, मेरा वहां हो जाएगा, वैसे ही मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। जैसे ही वो 10 बजती है टाइम देखता है, उन कंपनी को फोन करता है, कंपनी टेलीफोनिक इंटरव्यू के फॉर्म में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, अलग अलग टेलीफोन से उन्हें करता है, बहुत सारे वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल सब करता है, उस कंपनी से उसका कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। अब क्योंकि सुबह बहुत लेट उठा था तो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाया था, कैंटीन जाता है और जैसे ही कैंटीन पहुंचता है तो कैंटीन बंद हो गई होती है, तो उसे खाना भी नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे तैसे अपना पूरा दिन बिताता है और फटाफट 5 बजे जैसे ही उसकी वर्क प्लेस से उसकी छुट्टी होती है, घर पहुंचता है और आराम से सोचता है कि अब मैं बैठूंगा क्योंकि आज दिन भर बहुत हेक्टिक रहा। जैसे ही बैठता है, स्विच ऑन करता है तो पंखा बंद हो जाता है। अब वो भगवान को आधे हाथों लेता है और कहता है, भगवान मैंने अपने जीवन में आपको ही अपना बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपने आज मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? तो उन्होंने कहा, क्या गलत किया मैंने? कहा, सुबह मुझे लेट उठाया, मेरी बाइक आपने खराब करवा दी, मेरा जो टेलीफोनिक इंटरव्यू ना था आपने उसको कनेक्ट नहीं कराया, आप चाहते तो करा सकते थे। फिर जब मुझे भूख लगी तो आपने कैंटीन भी बंद करवा दी, और अब जब मैं सुकून से बैठना चाहता हूँ तो भगवान ने कहा बाइक इसलिए खराब करवाई क्योंकि तेरा उससे एक्सीडेंट होना था, तो मैंने बाइक खराब करवा दी। मैंने तेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू इसलिए डिस्कनेक्ट कराया, चाहता तो मैं करा सकता था क्योंकि वो एक फ्रॉड वाली कंपनी थी, तेरे साथ वो फ्रॉड करना चाह रही थी, तो मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू भी खत्म करा दिया। तीसरा, कैंटीन के खाने में आज किसी ने पॉइजन मिला दिया था, अगर तू उसे खाता तो तुझे वो नुकसान होता, मैंने कैंटीन भी बंद करवा दी। तो उसने कहा ठीक है अब तो मैं सुकून से बैठना चाहता हूँ, अब तो लाइट, कहा 5 मिनट बाद इलेक्ट्रिकल शॉक होने वाला है, मैंने लाइट भी बंद। तो ये जो स्टोरी है मुझे बहुत क्लोज, और ये बताती है कि हमें पहली बार तो भगवान पे बहुत निश्चय, जैसे हम कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और दूसरा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए भगवान कहते हैं हर अकल्याण के पीछे कल्याण का पर्दा छुपा, मतलब कुछ भी गलत हो रहा है तो इसके पीछे बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता। ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में, जैसे आपने स्टोरी में बताया, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि गॉड नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एट द एंड आपको पता चला नहीं, दैट वाज द बेस्ट थिंग कि ऐसा बिल्कुल है। एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी, वहां पर आई वाज एट द पोस्ट ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, अबाउट टू बिकम द एचओडी। सो रिसेंटली लगा था बहुत अच्छा, मेरा एक इवन कैबिन था बहुत अच्छा और सारी फैसिलिटीज थी, प्रोफेसर्स मेरे अंडर थे। सो मैं रिसेंट लगा था 2 महीने ही हुए, और 2 महीने बाद वहां से अपर अथॉरिटी ने बुलाया और कहा आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है बट समवेयर यू आर लैकिंग इन मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट भी देखा। अब आया तो मैं स्कूल से था, यूनिवर्सिटी एकदम, और 2 महीने हुए थे मैं ऑर्गेनाइजेशन को समझू कर, और समवेयर आई वाज लैकिंग इन द मैनेजमेंट। आई वाज गुड एट टीचिंग बट नॉट एट गुड एट मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा सर आप ना स्कूल वापस लाइन ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से अब आप 1 मंथ है आपके पास, और हम यहाँ से अब आपको मतलब अब आप यहाँ से छुट्टी ले लीजिए। तो जब उन्होंने कहा तो ऐसा लगा, वो कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खसक जाना, ऐसा ही लगा। लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या स्पिरिचुअल पावर था, लास्ट में उन्होंने जब कैबिन से जा रहा था मैंने थैंक यू बोलते हुए गया। जब वो मुझे बोल रहे थे कि सर अब आप देख लीजिए अब आपको जाना होगा इस यूनिवर्सिटी से, और ये लास्ट में मैंने थैंक यू बोलते, बाद में मैंने आपको थैंक यू क्यों बोला, वो तो मुझे जॉब से निकाल रहे। तो दैट, और उस दिन मैंने 50 कॉलेजेस को अपना रिज्यूमे सेंड करा, क्योंकि उन्होंने मना ही कर दिया था कि आपको यूनिवर्सिटी छोड़ना, बहुत अच्छी पोस्ट थी, पे भी अच्छा था, सब अच्छा था। और वो मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर थी, और रास्ते भर में सोचते हुए जब जाता था, 2 महीने मेरा वहां पे रहा ड्यूरेशन। सो मैं रास्ते पर सोचता था मैंने इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि 17 किलोमीटर वन वे, 17 किलोमीटर मतलब 34 किलोमीटर पड़ रहा था, और पूरा सिटी पार करके फिर जाना। तो मैं रास्ते पर सोचता ही था, बट वो अच्छे हुआ, लेकिन उस समय एक्सेप्ट नहीं हुआ। उस समय एक्सेप्ट नहीं होती है ना सिचुएशन जब गलत होती है। और जस्ट विद इन अ मंथ मेरे घर के 1.5 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मेरा वहां हो गया, और अभी भी मैं वहीं पर हूँ, और वहां पर हो गया जस्ट घर के 1 या 1.5 किलोमीटर दूर। तो जब मैं वहां पर लगा तब समझ आया कि वो नहीं छोड़ा होता तो यहाँ पर नहीं आता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए। हमें 11 बजे सुला देते, 11 बजे। हाँ
और वो पढ़ते भी रात में ही है। अब मुझसे पढ़ाई रात में नहीं होती। नहीं, बहुत मुझसे अच्छी बात है। मेरी मुझसे खुद से नहीं होती। हाँ, अच्छा, जैसे लोगों से बोलते हैं रात में शांति रहती है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होती। मुझे 10 बजे सोना है, बस 10-11 बजे बंद। बहुत अच्छी आदत है तो। हाँ, और सुबह उठ के पढ़ लूंगा। क्योंकि हर एक के बड़ों ने एक बार तो जरूर कहा है कि पढ़ना है ना तो सुबह उठ के पढ़ना। हाँ, सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए, और सुबह उठ के पढ़ाई हो जाती है मुझसे। कहते हैं सुबह के आधे घंटे दिन के 4 घंटे के बराबर। हाँ, वही। उसमें मैंने कभी रात में नहीं पढ़ाई की, मैं जब भी पढ़ा हूँ। हाँ, मैंने भी जितनी डिग्रीज करी है सुबह ही, आज भी कोई लेक्चर तैयार करना होता है मैं सुबह ही करता हूँ। इवनली बोर्ड्स जब थे हमारे, बोर्ड्स को बहुत बुरे रहते हैं। लोगों बोर्ड्स में रात में पढ़ते हैं, लेकिन मैं रात के 10 बजे लोगों पढ़ने बैठते थे, आखिरी रिवीजन करने में, आखिरी रिवीजन करके 10 बजे सो जाता था। नहीं, बहुत अच्छी बात। और कहा भी जाता है 10 मतलब बस। हाँ, मतलब आज भी रूल है घर में 10 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाए। हाँ, हमारे सब सुबह उठते हैं, सब सुबह उठते जैसे हैं। कि अभी बोलते हैं कि लोगों बड़े बड़े शहरों में जैसे सब बोलते हैं कि रात में 9-10 बजे तक काम होते हैं, हमारे यहाँ 6-7 बजे हो जाता है। तो वो प्रोडक्टिविटी रात देखिए, रात में वो काम करिए और सुबह उठ के काम करिए, प्रोडक्टिविटी आपको सुबह ज्यादा मिलेगी। और हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तब काम हमारा अच्छा होता है। हम लोग सुबह इज फॉर वेकिंग अप, और हम लोग उल्टा चल रहे हैं, इसलिए हमारी सारी चीजें उल्टी हो रही है लाइफ में। कहते हैं ना हमारे साथ सब उल्टा हो रहा है, तो उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। हम नेचर क्या पढ़े चले, सुबह उठने के लिए तो सुबह उठे, रात सोने के लिए तो सोए हम, लेकिन जो सोने के लिए उधर उठ रहे हैं और जो उठने के लिए वो सो रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग करते हैं अभी, यंग जनरेशन ज्यादा करते इसलिए तो उल्टा हो रहा है, इसलिए हैं, इसलिए उनके साथ उल्टा होता है। इसमें केक हमारे इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये भी राज जाएगी। सक्सेस होने का एक पैरामीटर हमारा जो है वो यही रहा। आज भी सुबह तो मैं खैर बहुत जल्दी कहते हैं कि सुबह का बोलते हैं ना, सुबह का बहुत सुबह वाला एक जगह कहा गया है कि तुम, उसमें कहा गया है उस एक जगह कि तुम रात के फकीर बन जाओ, मैं तुम्हें सुबह का अमीर बना। रात के फकीर का मतलब होता है जो अर्ली मॉर्निंग वाला 2 बजे वाला पार्ट है ना, उसे कहा गया है। ये एक जगह बहुत अच्छे स्क्रिप्चर में, रात के फकीर बन जाओ। रात का फकीर मतलब है जो रात में पढ़ रहा है, जो अर्ली मॉर्निंग, जिसको लोग रात कहते हैं। मैं जनरली कहता हूँ मैं 4 बजे उठता हूँ, तो मेरे 4 बजे सुबह नहीं होती, 4 बजे रात होती है। तो रात के फकीर बन जाओ तो सुबह का अमीर बना, ये भगवान ने कहा। और वो ये भी कहते हैं कि मतलब जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा रहती है, हाँ, वो डायरेक्ट हिमालय से होके आती है। हाँ, इसलिए तो वो सारी चीजें आप देखो, जितने भी लोग हैं सब सोए हुए हैं, इन्वायरमेंट भी आपका पीसफुल है, माइंड भी आपका फ्रेश, क्योंकि आप 6-7 घंटे की नींद ले चुके हो। तो ये सारी चीजें मदद। और आप क्या कर रहे हो, दिन भर आपने काम किया और अब आप 10 बजे अब पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप बॉडी भी थकी हुई है, माइंड भी थका हुआ है, और उसको थका दे हो तो प्रोडक्टिविटी उतनी जो और ही चलता रहता है। बेटर टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5-6 आवर्स, फिर शुरू करिए। और पेड़ भी उसी समय जगते हैं। हाँ, उसी समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करना शुरू हाँ, करते हैं। इसलिए कहा गया रात के बज गए 10, सब काम से करो बस। तो इसमें बहुत अच्छी कहानी है कि गुरु जी के 2 शिष्य होते हैं, रामा और दामा। तो गुरु जी दोनों को सुबह सुबह एक फूल की टोकरी देते हैं और कहते हैं जाओ ये फूल बांट कर आओ, और लेकिन ये फूल उसको देना जो तुम्हारे पास मुस्कुराता हुआ है, उसको ही ये फूल देना। तो रामा और दामा दोनों निकल जाते हैं। जब दिन एंड हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं रामा की पूरी टोकरी खाली और दामा की पूरी टोकरी भरी हुई है, बस थोड़ी सी खाली हुई। तो वो पूछते हैं कि दामा तुम्हारा ये, बोलो गुरुजी मेरे को कोई मुस्कुराते हुए मिलता ही नहीं था, और आपने कहा था जो मुस्कुराया उसी को फूल देना। तो एक आध कोई मुस्कुराया उसको दे दिया। तो बोले आप कैसे बैठे थे? बोला मैं ऐसे बैठा था, तो जो भी आ रहा था, जो मुस्कुरा रहा था, जो मुस्कुरा रहा था सिर्फ उसी को दे रहा था, मैं नहीं मुस्कुरा। रामा से पूछा तो उन्होंने कहा लोग मेरे पास भी ऐसे आए, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था, तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो मैं फूल दे रहा। हम जैसे होते हैं वैसे ही सब हमारे आसपास के लोग वैसे क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। हर एक जगह का एक ऑरा होता है, जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, जैसा मंदिर में जाएंगे वहां सब लोग अच्छा ही सोच रहे हैं, तो वहां का जो ऑरा होगा वो बहुत पीसफुल होगा। वहीं आप थिएटर में चले जाइए या वहाँ क्लब में चले जाइए, वहाँ का ऑरा होगा, वहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो वहां आप शांति फील नहीं कर सकते। सारी जगह के एक ऑरा होता है। जैसे आपने बात बोली, जैसे इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को आप कमरे के कोने में जला देंगे और खुशबूदार अगर अगरबत्ती है वो ऑटोमेटिक रूम को महका दी, उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं अगरबत्ती हूँ, खुशबू देती हूँ। ऐसे जब आप चार्ज होते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो दूसरों तक रीच आउट करते ही करते हैं। एंड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और आज यूथ ऑब्वियसली अभी के टाइम पे कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली यूथ ही है, ठीक है? उनके लिए क्या एडवाइस है, और ऑल्सो फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं? सी सब अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, फॉर द प्रोफेशनल्स दे आर वर्किंग वेरी गुड, और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई सबसे अवेयर है। लेकिन एक जो आपको स्पिरिचुअलिटी है जिस पे हमने बात भी करी, उस पैरामीटर को भी साथ लेकर चले। फाइनेंशियल और सब हम, इकोनॉमिक और एजुकेशन सब हम लेकर चले, लेकिन स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल की हर एक जरूरत है। आज सोसाइटल केसेस का अगर आप पैरामीटर देखें, सबका देखें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, WHO ने तो कहा है कि इंडिया इन द कमिंग ईयर्स इंडिया विल बी द डिप्रेशन कैपिटल इन द वर्ल्ड।
तो देखिए हम सब में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग AI यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अब एक और AI की जरूरत है, दैट इज ऑलमाइटी इंटेलिजेंस। ऑलमाइटी मतलब भगवान वाला इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस तो है बट आर्टिफिशियल है। ऑलमाइटी वो तो ऑलमाइटी इंटेलिजेंस ही कहते हैं, सब कुछ करिए बट एक स्पिरिचुअलिटी जो पैरामीटर है उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। सो आपको जो भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब नहीं है, बाकी जो आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा और बेहतरीन। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर, अगर मैं चाह रहा हूँ स्पिरिचुअली अवेकन होना, हाँ। किस तरीके से हो सकता हूँ? कोई ऐसे जैसे ब्रह्म कुमारी का आप बता दें, किस तरीके से मैं वहां जुड़ सकता हूँ? हाँ, जैसे बताया वो 142 कंट्रीज में है और ऑलमोस्ट हर 3-4 किलोमीटर दूर उनके सेंटर्स हैं। वहां पर वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन सिखाते हैं। 7 डेज का एक मेडिटेशन कोर्स होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप दिन भर में कभी भी 1 घंटा जाकर वहां पर सीख सकते हैं। सो इसलिए कहा जाता है 1 घंटा चार्ज करिए, बाकी 23 घंटे आपकी बैटरी अच्छी काम करेगी। सो 1 घंटा हम सब अपने लिए निकालें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर जाकर आप ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स है, आप सेंटर लोकेटर है गूगल पर, वहां पे आप आपकी प्लेस डालेंगे, सो नियर बाय कौन कौन से सेंटर्स है आपको मिल जाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज वहां पर सिखाते हैं। सो वो आप सीखेंगे तो आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है या वर्किंग लाइफ है, आप बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर पाएंगे। ओके।